खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज से हम जो है वो हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन हम पहले इस चीज़ को देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है और हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि जैसे ही हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मतलब लगता है कि हमें बस वो डेट्स याद करनी है या उनको बहुत गंदी लगती है, ठीक, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे कि हिस्ट्री जो है वो क्या है। इतिहास। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि जो माजी के अंदर क्या हुआ, उसका क्या फायदा, क्या नुकसान, किस तरीके से कोई भी चीज हुई, उसको हम उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे, हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि जो पास्ट के अंदर जो सोसाइटीज, जो कल्चर, जैसे कि कोई इवेंट होता है, ये सारे जो माजी के अंदर हो चुके हैं, हम इनको पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इन सब की वजह से किस तरीके से आज हमारा प्रेजेंट और हमारे आने वाला फ्यूचर जो है वो शेप होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं पास्ट के अंदर जिन्होंने आज हमारा फ्यूचर जो है, हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर जो है उसका एक बेस रखा है, उसको शेप किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने ही टॉपिक को ले लेते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अगर ये रिवॉल्ट पास्ट में ना हुई होती, मे बी आज हम जो है आजाद, जिस तरीके से हम आजाद घूमते हैं, हम उस तरीके से नहीं घूम पाते। क्योंकि इसी रिवॉल्ट ने, इसी बगावत ने जो है क्या किया था, एक बेस तैयार किया था आने वाली स्ट्रगल्स के लिए, आने वाली फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए। फिर हम देखते हैं हिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, ठीक, जिसका मतलब होता है रिसर्च करना, मतलब किसी चीज की जांच करना, किसी चीज की के बारे में खोजना, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। अगर आप देखें तो हिस्ट्री को अगर हम बेसिक से समझेंगे तो हिस्ट्री एक इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जितना मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री के फादर जो है वो किसको कहा जाता है, हीरोडोटस को। आपने कभी ये खुद से सवाल किया है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? कुछ लोगों को लगता है कि जिस तरीके से पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं या कोई भी, बेसिकली अगर देखा जाए तो जैसे बच्चों के जहन में आता है कि हिस्ट्री पढ़नी है, यानी कि अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन से लोग कब मरे थे। जिस तरीके से उनके जहन में आते हैं ऐसे सवाल कि अब हमें वही पढ़ना पड़ेगा, कौन किसके साथ लड़ा, कब कहाँ पैदा हुआ। ये तो हिस्ट्री का मकसद ये नहीं है, सिर्फ इतना सा मकसद नहीं है, हमें इसकी गहराई तक जाना होगा कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक। क्या अब हम देखते हैं टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स एंड सक्सेसेस। हम हिस्ट्री जो है इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम माजी की गलतियों से सीख सकें, जो पास्ट के अंदर लोगों ने या गवर्नमेंट्स ने या किसी भी चीज ने जो गलतियां की हैं, हम उन्हें आने वाले वक्त में उन्हें ना दोहराएं, ठीक। क्योंकि हम देख लेते हैं पास्ट के अंदर कि जो जो गलतियां हुई हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, ठीक। और जो सक्सेसेस मिलती है माजी के अंदर जो हम देखते हैं, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर आता है कि हम हिस्ट्री इसीलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ठीक। सोशली, अगर आज हम सोशली यहाँ पर हैं या पॉलिटिकली या कल्चरली, तो हमारा क्या बैकग्राउंड रहा होगा। फिर
to build a sense of identity and connection to वर्ल्ड। जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं तो हम एक फख्र महसूस करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख जो है वो बहुत बढ़िया रही है। फिर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें एक बाकी दुनिया के साथ एक कनेक्शन जो है, एक जो है कनेक्शन महसूस होता है। उसके बाद हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ डेट्स याद रखनी है या हमें कुछ और फैक्चुअल डाटा याद रखना है, ये नहीं है। मेन इसका एम क्या होता है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना। कैसे? कोई भी इवेंट है उस पर हमने रिसोर्सेज, जैसे हमारे पास कोई भी सोर्सेज है, उन्हें एनालाइज करना, ठीक, फिर उसके ऊपर रिसर्च करना, फिर अलग अलग हिस्टोरियंस जैसे अपनी अपनी रिसर्च के बेस पर जो है वो इंटरप्रिटेशंस करते हैं। इसीलिए तो हिस्ट्री जो है वो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स को भी डेवलप करती है। उसके बाद इतिहास को हम इसीलिए भी पढ़ाते हैं कि ताकि आने वाली जो यूथ है, जनरेशन है, या अपकमिंग लीडर्स जो है यंग जनरेशन के, उन्हें ये हम उन्हें जो है वो क्या कर सके, इनकरेज कर सके, उन्हें ये दिखा सकें कि किस तरीके से आप अगर इत्तेहाद में चलोगे, मुत्तहिद होकर चलोगे, यूनिटी में चलोगे, तो आप जो है कितने बड़े बड़े स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं, आप तारीख जो है बदल सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री हमें किस में मदद करती है? एक बेटर फ्यूचर बनाने में। किस तरीके से? जब हम अपने पास्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हम एक बेटर फ्यूचर को बना सकते हैं, ठीक। फिर हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर हमें कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जिसका आपको जानना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके अंदर आप देखोगे कि बीसी, एडी, इस तरीके से एब्रिविशंस होंगी। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जितना भी वक्त है उसको हम बीसी से डिनोट करेंगे, ठीक। एडी हो गया एनो डोमिनी, यानी जब से जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है वहां से आगे के जो ईयर्स हैं उसे हम करते हैं डिनोट एडी से। अब जो बीसी है, बीसी की जगह कई बार आपको बीसीई दिखेगा। बीसीई का मतलब हुआ बिफोर कॉमन एरा, दोनों सेम टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, ठीक। सीई हो गया कॉमन एरा। कभी कभी ये एक दूसरे की जगह इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये विदाउट रिलीजियस कोनोटेशंस हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जीसस क्राइस्ट के रेफरेंस से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न बुक्स के अंदर जो है ये आपको BCE जो है वो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है, हम जैसे देखते हैं बुक्स के अंदर, हम ये आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बार बार बीसीई, बीसी और सीई या एडी या बीसीई का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हम आपके लिए ये पहले ही समझा रहे हैं ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेंटेंस है, गौतम बुद्धा was born in 563 BC and died in 483 BC, यानी जो गौतम बुद्ध है वो कब पैदा हुए? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 563 ईयर्स पहले, और उनकी वफात जो है वो कब हुई? 483 ईयर्स
बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आती है, अब हमने बीसी की कर ली, अब हम करेंगे एडी की एग्जाम्पल। Prophet Muhammad, peace be upon him, was born in 570 AD and died in 632 AD। यानी जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो कब पैदा हुए थे? 570 AD के अंदर। यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से जो हम ईयर्स डिनोट करते हैं, उनके बर्थ के कितने साल बाद? 570 ईयर्स आगे की तरफ, ठीक। और उनकी वफात कब हुई? 632 एडी के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो एडी बीसी ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये और बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हम इसको सिंपल ही रखते हैं, ठीक। फिर आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन के अंदर क्या होता है कि वो लाइन जो आपको पास्ट के इवेंट्स के बारे में बताती है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम लाइन। फॉर एग्जाम्पल, ये अब आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया गया है। एक लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास आ गई टाइम लाइन, ठीक। 0, ठीक है, ये उनके बर्थ का मतलब ये रख लो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक। इसके इनके बर्थ के बाद के जो ईयर्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या डिनोट करेंगे? किससे डिनोट करेंगे? ए डी या सी ई। ये हमेशा जो है वो आगे की तरफ गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 483 एंड 563 एडी के अंदर, ठीक, एडी के अंदर, यहाँ पर अगर हमें ये देखना है कि कौन सा इवेंट जो है वो पहले हुआ है, तो यानी जो 483 है ये साल जो है पहले आया होगा, ठीक। उसके बाद ये वाला साल जो है आया होगा 563, क्योंकि ये इसकी काउंटिंग जो है वो फॉरवर्ड होती है, आगे की तरफ होती है। फिर आता है बीसी का कॉन्सेप्ट, ठीक। बीसी की काउंटिंग जो है वो बैकवर्ड की तरफ होती है, पीछे की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ठीक। उनके बर्थ से एक साल पहले ऐसे ऐसे और ऐसे चलता है, यहाँ पर चलता है ऐसे ऐसे और इस तरीके से, ठीक। यानी अगर इसके अंदर आपने देखा होगा कि काउंटिंग जो है वो बैकवर्ड की तरफ आ रही है। यानी अगर हमारे पास 563, हम ऐसे टर्म्स में समझ रहे हैं इसको, हमारे पास है 563 बीसी, एक हमें ऐसे डेट जो है वो दी हुई है, ठीक। दूसरा हमारे पास है 483 बीसी। इधर हमने देखा कि कौन सा ईयर पहले आया होगा? 483, ठीक। यानी कि जो छोटा है वो पहले आया होगा और जो बड़ा है वो बाद में आया होगा। लेकिन बीसी में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। किस तरीके से? बीसी के अंदर हम क्या देखेंगे? बीसी के अंदर क्या होता है कि अगर जो 563 बीसी जो है, अगर ये टर्म दी है हमें, यानी ये वाला इवेंट जो है वो पहले हुआ है और 483 वाला इवेंट जो है वो बाद में हुआ है। किस तरीके से? अगर हम इसी टाइमलाइन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 563 इयर्स पहले, ठीक। तो ये वाली टर्म जो है वो क्या हो गई? बड़ी हो गई, ठीक। अब आता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 483 इयर्स पहले, ठीक। तो यानी कौन सा इवेंट पहले घटा? जो ये वाला है। इसकी बेसिक ट्रिक यही होती है कि बीसी के अंदर जो बड़ी टर्म होगी यानी कि वो इवेंट पहले हुआ होगा, ठीक। और जो छोटी टर्म है वो बाद में हुई होगी
और एडी के अंदर बिल्कुल इसका अपोजिट करना है। जो छोटी टर्म है, जो छोटा ये है, ये इवेंट जो है वो पहले हुआ होगा, और जो ये वाला इवेंट है 563 यानी कि जो बड़ी टर्म है वो इवेंट बाद में हुआ होगा। तो है ना कितना इजी, ये बहुत इजी है। यहाँ ये अगर बेसिक समझ आ जाएगा तो आप आगे भी बासानी जो है वो समझ जाओगे, बाकी भी ठीक। अब हिस्ट्री को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी है? ये एक इसकी ब्रॉडर डिवीजन। हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं एंशिएंट, मेडिवल और तीसरा आ गया मॉडर्न के। ठीक, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है कि ब्रॉडर टाइमलाइन के हिसाब से हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड इज हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा हुआ? यानी कि वो वाला पीरियड जब हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं था, यानी कि उसकी एविडेंसेस हमारे पास जो है वो होंगे, जैसे स्टोन्स वगैरह हो गए, केव्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें थी, बट हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं था। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है स्टोन एज। स्टोन एजेस के अंदर जिस तरीके से है नियोलिथिक, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक, ये मैंने सीक्वेंस में नहीं कहे, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर कहे हैं। ठीक, इसका टाइम पीरियड जो है वो है राउंड अबाउट 2500 BC, यानी कि वो टाइमलाइन याद करो कब? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2500 साल पहले जो हमारा पीरियड रहा है उसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा हमारे पास आता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री जो है वो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुए, यानी कि उसे हम आज तक डिकोड जो है नहीं कर पाए। इसके अंदर आती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, यानी कि हम उसे अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं कि उस पर क्या लिखा है, ये किस तरीके से इसे जो है वो पढ़ा जाता है। ठीक, अब इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है? जो हमने पहला ऊपर वाला खत्म किया यानी कि 2500 BC, तो इससे जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट पीरियड जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? इसकी टाइम पीरियड होता है 2500 से लेकर 1500 BC अप्रोक्स। ठीक, यहाँ से भी आप जो है जब हम आगे आगे टॉपिक के ऊपर बढ़ते जाते हैं तो पीछे वाले टॉपिक के साथ कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे बहुत आसानी होती है कि हम अगला वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी जल्दी पकड़ सके। ठीक, इसमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि ये वाला इवेंट पहले हुआ होगा या ये वाला इवेंट पहले हुआ होगा, तो यहाँ से हमें याद आ जाना चाहिए कि हमने पहले पढ़ा बीसी के अंदर कौन सा इवेंट पहले होता है? जो बड़ा होगा, ठीक, और जो बाद में होगा, जो छोटा होगा, वो इवेंट बाद में होगा। ठीक, तीसरा हमारे पास आता है हिस्टोरिक पीरियड। तीसरे पीरियड को हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ पर हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं, रिटन एविडेंसेस भी हैं, और हमने उनको डिसाइफर भी किया हुआ है, यानी हम उसे पढ़ भी सकते हैं। इसके अंदर ये पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? प्रोटो कहां पर खत्म हुआ? 1500 BC तक। ठीक, अब यही याद रखना है कि 1500 BC के ऑनवर्ड्स जो टाइम पीरियड चलेगा वो आएगा हिस्टोरिक पीरियड। ठीक,
इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर हमारे पास ओरल रिकॉर्ड्स, मतलब ओरली जो है वो आगे ट्रांसफर की जाती थी हिस्ट्री, कोई भी बात जो है वो आगे ट्रांसफर ओरली की जाती थी, लेटर फिर उसको लिखा जाता था, जिस तरीके से ऋग्वेद लिखा गया। ठीक, इसके अंदर क्या होता है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1500 बीसी से आगे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो इसका स्ट्रॉन्ग सॉलिड कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट जो बेस कहाँ पर किस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिला, जब जो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हमें बहुत सारे देखने को मिले, वो कहाँ पर हुआ? 1600 बीसी ऑनवर्ड्स, जब महाजनपदास की राइज हुआ। ठीक, महाजनपदास आप पढ़ोगे कि ये क्या है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि महाजनपदास क्या है। ठीक है, महाजनपदास जनपद से बने हैं। ये जनपद जो है वो स्मॉलर किंगडम्स होती हैं, और महाजनपद जो है वो जनपद को मिलकर महाजनपद बनते हैं। ये टोटल कितने थे? 16। ये हमारा टॉपिक नहीं है तो हम इसमें डीप नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी किंगडम्स इस तरीके से रख सकते हैं। फिर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो हमें रिकॉर्ड, पहली बार ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हमें मिलता है वो कब मिलता है? 3rd सेंचुरी बीसीई के अंदर। कब मिलता है? 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर, जब अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो ये आपने थोड़ा बहुत जहन में रखना है कि किस तरीके से हिस्ट्री क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं। ठीक, फिर उसको किस पार्ट में हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं और कैसे ब्रॉडर टाइमलाइन के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो आज का टॉपिक है। इस टॉपिक पर आने से पहले मैंने आपको वो सब चीजें इसीलिए समझाई ताकि आपको एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। जब बच्चे का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो वो आगे कोई भी चीज आसानी से कर लेता है, वो खुद भी कर लेता है। ठीक, उसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है, जैसे बीसी एडी, वो थोड़ा सा उसमें जहन का इस्तेमाल होता है, बाकी वो बहुत आसान है। देखिए, हमारे पास जब भी हमें कोई टॉपिक मिलता है, ठीक, कोई भी हमें टॉपिक मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मिला, मैंने आपके लिए चुना रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो हम इसमें इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको किन सब टॉपिक्स के अंदर पढ़ते हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक टॉपिक चुन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में या स्कूल्स में, या आप पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसके अंदर आपको कोई सिलेबस के हिसाब से कोई भी टॉपिक आपने चुन लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी इन डेप्थ स्टडी, यानी कि थॉरोली स्टडी करनी है। फिर ही आप हर किस्म का उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, आप आसानी से उसको हल कर सकेंगे। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, किसी भी आंसर को लिखने से पहले, ठीक, आंसर को लिखने से पहले हम क्या करते हैं, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो मेन टॉपिक है हमारा, हम उसका मीनिंग लिखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉजेस पर। ठीक, फिर उसके बाद हमने कॉजेस लिख लिए कि कोई भी चीज, सबसे पहले हमने वो टॉपिक जो भी लिया, हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही बैकग्राउंड आएगा कि कोई भी इवेंट होने से पहले उसके सिचुएशन जो है वो कैसी रही होगी, उसके बाद उसका मतलब क्या है। ठीक, फिर वो जो भी इवेंट हुआ उसके क्या कारण रहे होंगे कि ये जिसकी वजह से वो ये इवेंट हुआ। उसके बाद मेन इवेंट्स यानी कि कहाँ कौन कौन सी चीज कैसे
हुई और किसने लीड की, यहाँ पर लीडर्स भी आ जाएंगे, या किन किन जगहों पर ये इवेंट जो है वो हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेचर। जैसे हमारे पास रिवॉल्ट ऑफ 1857 है, तो इस टॉपिक के अंदर हम इस वार की नेचर भी करेंगे। यानी कुछ इसको हिस्टोरियंस इसमें डिवाइडेड हैं, कुछ कहते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, कुछ कहते हैं ये सिर्फ सिपाही म्यूटिनी है, सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी। ठीक, कुछ इसमें कहते हैं कि इसमें आम लोग भी इन्वॉल्व थे। ठीक, हम बाद में इस चीज को देखेंगे, डिसाइड कर सकेंगे कि इस टॉपिक की जो है वो वॉर की जो है नेचर क्या रही होगी। उसके बाद वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि उसके इम्पैक्ट क्या रहे। अब जैसे सोशली हो गया, पॉलिटिकली हो गया, इकोनॉमिकली, जैसे काजेस में डिवाइड होता है कि सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, क्या काजेस रहे होंगे, इसी तरीके से हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस के भी इस तरीके से होते हैं। मतलब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक, इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हुए, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हुए। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे पास आती है, अब एक चीज हमसे पीछे छूट गई, वो ये है कि मेन इवेंट्स के साथ आपने ये भी लिख देना है कि जो भी वॉर हुई, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेट होता है किसी भी चीज को पढ़ने से पहले। आप जो है कहीं से भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन ये जो बेसिक चीजें होती हैं ये बहुत कम लोग सिखाते हैं। ठीक, और यही चीजें जो होती हैं ये आपको आंसर फ्रेमिंग में हेल्पफुल रहती है, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। फिर हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आपका आंसर जो है वो क्या लगता है, जबरदस्त लगता है, उसमें आता है क्रिटिकल एनालिसिस। हमने पीछे पढ़ा, हिस्ट्री हम सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम डेट्स याद कर सके या कौन सा इवेंट कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक, उसमें हम देंगे क्रिटिकल एनालिसिस। यानी आपको पूरी वॉर को, जैसे आपने पूरी वॉर का सारा सब टॉपिक्स आपने पढ़ लिए, उसके बाद आपका क्या नजरिया है इसके ऊपर, वो आपने लिखना है, थोड़ा उसको बैलेंस्ड व्यू में लिखना है। ठीक, एट द एंड हम पूरी उसमें लास्ट पॉइंट हमारा आता है कंक्लूजन। हम क्या देते हैं लास्ट में, कंक्लूजन। ठीक है, पूरे टॉपिक का एक क्रक्स निकाल कर जो एक समरी बनती है उसके हम लिखेंगे कंक्लूजन। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक, अब हमारे पास आ जाता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के काजेस क्या रहे होंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक पूरी और उसकी छोटी सी स्टोरी जो है वो बताती हूँ। वो ये हुआ, ऐसी स्टोरी आपको मैं बताऊंगी जो किसी परियों की या जिन्नों की कहानी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की कहानी है, हिंदुस्तान के लोगों के खून से सींची हुई कहानी है, जो हिंदुस्तानियों को एक उम्मीद देती है, जो हिंदुस्तानियों को बताती है कि किस तरीके से आप इत्तेहाद अगर कायम करें तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक, ब्रेवरी के, उसमें बहादुरी के किस्से इसी कहानी में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक, और इस कहानी से जो है, और ये कहानी दरअसल हकीकी है, ठीक है, सच पर बेस्ड है, और बहादुरी के किस्से भी इसके अंदर हम देखने को हमें मिलेंगे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो बेसिकली क्या है। ठीक, अब क्या होता है कि हम इसको कैसे देखेंगे कि एक समय की बात है 1857 की, ठीक है, जब हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो बरतानवी यानी कि ब्रिटेन के लोगों के जुल्म के अंदर दब रहे थे।
किसान जो है वो क्या कर रहे थे, टैक्स के बर्डन के अंदर दब चुके थे। जो सिपाहीज थे, सोल्जर्स जो थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके अंडर थे, वो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा था ब्रिटिशर्स के ऊपर। अब क्या होता है, ये कहानी जो है वो एक इसके अंदर चिंगारी कब लगती है, जब मीरठ के अंदर एक आर्मी कैंटोनमेंट होता है, उसके अंदर सोल्जर्स जो होते हैं, सिपाहीज जो होते हैं, उन्हें कहा जाता है कि कैटरिज जो है उसे आपने मुंह से खोलना है, ठीक है, उसको बाइट करके गन के अंदर लोड करते हैं, राइफल के अंदर लोड करते हैं, ठीक, इस तरीके से होता है, ठीक है, ये उसका बेस और ये उसको बुलेट लगती है ऊपर, ठीक है। ठीक, अब क्या होता है कि इसको मुंह से बाइट करके आपको राइफल के अंदर डालना होता है। लेकिन अब ये चर्चा हो रही थी कि जो ये है, इसके अंदर इसको ग्रीस किससे किया गया है, बीफ प्लस पिग के फैट से, जो दोनों मुस्लिम्स और हिंदूज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था। उसके बाद जो है इसके अंदर हमें एक नया मोड़ कब देखने को मिलता है, जब 10 मई 1857 1857 के अंदर क्या होता है, सोल्जर्स का एक बैंड जो है वो दिल्ली की तरफ मार्च करता है। वहां पर जहां जहां पर ब्रिटिशर्स जो है वो रिहाइश पजीर होते हैं, रह रहे होते हैं, वहां पर उनको अटैक करते हैं, जेल के ऊपर अटैक करते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं उनको फ्री कराते हैं वहां से। उन्हें फ्री कराया जाता है और वो दिल्ली के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर वो बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर डिक्लेयर करते हैं, एम्परर ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं। फिर क्या होता है कि अब मीरठ से ये रिवॉल्ट जो है वो शुरू हुई और कहां तक गई, ये दिल्ली के अंदर, ठीक, दिल्ली के बाद ये फिर धीरे धीरे चलते चलते अलग अलग जगहों पर जाती है, जैसे झांसी के अंदर, कानपुर के अंदर, वहां अलग अलग लीडर्स, इनको बिहार के अंदर लीडर्स जो है वो लीड करते हैं, जैसे नाना साहिब जो है वो हो गए, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी के अंदर इसको लीड करती हैं। फिर क्या होता है कि ये जैसे जैसे स्प्रेड होती जाती है, लेकिन अब ब्रिटिशर्स तो ठहरे बहुत जालिम, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनको कोई टफ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे, ठीक है, टक्कर का उनके साथ कोई आए। उन्होंने पहले से ये पॉलिसी रखी थी कि हमेशा हिंदुस्तानियों को जो है वो डिवाइड करके रखेंगे, ठीक। अब वो ये क्या करते हैं कि उनकी सारे जितने भी कुछ सिपाहीज वगैरह होते हैं, जो उनकी बात, मतलब ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानते हैं, वो उनको उठाकर कहाँ डाल देते हैं, जेल्स में डाल देते हैं। जैसे लोगों को जो है वो जेल में डाल देते हैं, जो और बात नहीं मानते हैं, ठीक, उनको वो क्या कर देते हैं, हैंग कर देते हैं, उनको फांसी जो है वो दे देते हैं। फिर क्या होता है कि बाद में बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, और अल्टीमेटली रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फेल हो जाती है, जब बहादुर शाह जफर को वो पकड़ते हैं, ठीक, और उसको भेज देते हैं रंगून के अंदर, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का टोटली जो है वो खात्मा हो जाता है। लेकिन हमें ये पता है कि ये फेलियर रही है, ठीक है, इसने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पाया है रिवॉल्ट ऑफ 1857 ने, लेकिन इसने ब्रिटिशर्स को कोर तक, अंदर तक हिलाकर, उसकी ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन को अंदर तक हिला के रख दिया। अब हम देखेंगे इसका मेन इंट्रोडक्शन। अब मैंने आपको ये पूरी कहानी जो है बताई, अब इसके हम आगे देखेंगे। रिजल्ट ऑफ Revolt of 1857 was the result of British expansionist policies, economic exploitation, and administrative innovation over years had
adversely affected the position of all rulers of Indian states, sepoys, zamindars, peasants, traders, artisans, पंडित्स एंड मौलवीज यानी कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं, रिलीजियस पर्सनालिटीज वगैरह भी लिख सकते हो आप, ठीक। अब क्या होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जो 1857 की बगावत है, ये किस चीज का रिजल्ट है? ये ब्रिटिश जो है ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर अपना एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था, फैलाना चाहता था। वो ऐसे ऐसे एफर्ट्स कर रहे थे, वो इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस, ऐसे रिफॉर्म्स ला रहे थे काफी पहले से, जिसकी वजह से जितने भी इंडियन रूलर्स के जो पोजीशंस हैं, ठीक, वो क्या हो रही थी, इफेक्ट हो रही थी। इसके अंदर जो सिपाहीज हैं वो भी इफेक्ट हो रहे थे, जो जमींदार हैं वो भी इफेक्ट हो रहे थे, मतलब एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो इससे इफेक्ट हो रही थी। अब ये लोग सारे मिलकर जो है एक क्या करते हैं, फिर जो मतलब मिलते हैं, ठीक है, जहां पर जैसे ये सिपाहीज इस रेबिलियन को स्टार्ट करते हैं, फिर ये लोग भी इसमें से इनके साथ मिलते हैं, ठीक। अब जो लोगों के अंदर ये डिस्कॉन्टेंट थी, ये फाइनली बाहर कब आई? 1857 के अंदर गुस्से के तौर में ये जो है वो बाहर आई, ठीक। फिर हम देखते हैं कि इसके अब हम आ जाते हैं मेन इसके काजेस के ऊपर, ठीक। आज हम पॉलिटिकल काजेस के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पॉलिटिकल काजेस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, सबसे पहले आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा आता है एनेक्सेशन ऑफ अवध, ठीक। ओध, AOUDH, इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। और बाकी के जो है, जैसे मुगल एम्परर बहादुर शाह को डिसरिस्पेक्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए। नाना साहिब और रानी झांसी जो है, उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार जो है इन्होंने किया ब्रिटिशर्स ने, जिसकी वजह से वो भी उन्होंने भी रेबिलियन को ज्वाइन किया। और क्रीमियन और अफगान वार्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियंस के ऊपर रहा है, जिसकी वजह से वो इनकरेज हुए कि ब्रिटिशर्स को भी हराया जा सकता है, ठीक। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। आज जो है हम इसके 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, पॉलिटिकल काज में सबसे पहला काज आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। किसने की थी वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस? लॉर्ड डलहाउस, जो तब यहाँ का गवर्नर जनरल था। उसने हर एक ऐसा पॉसिबल एफर्ट लगा लिया जिसकी वजह से वो क्या कर सके, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश का एम्पायर है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करे, वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था, अपने इन्फ्लुएंस को आगे तक बढ़ाना चाहता था। He implemented his doctrine of lapse very strictly. उसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसका मोटिव क्या था? ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करना, ठीक। He did not permit the native rulers to adopt a son as their heir, even if they had no offspring to succeed them. अब क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि जो यहाँ के रूलर्स थे, नेटिव रूलर्स थे, उनको इस चीज से मना कर दिया कि वो अपना कोई भी सन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं एज अ वारिस। अगर किसी रूलर का अपना बेटा जो है नहीं है, ठीक, अपना हायर नहीं है, तो वो किसी को भी अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो जब उसकी डेथ के बाद वो सारा एरिया जो उस रूलर का होगा, ठीक, वो किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास।
तो इस तरीके से वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यहाँ पर जो है वो लगा रहा है। लॉर्ड डलहाउस अप्लाइड दिस पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के क्राइटेरिया के अंदर लॉर्ड डलहाउस ने क्या किया, स्टेट्स ऑफ सतारा, जौनपुर, संभालपुर, झांसी, नागपुर, इनको जो है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जोड़ लिया। जब उसने ये किया, उसकी इस एक्शन की वजह से क्या होता है कि बाकी जो है वो चुकन्ने हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं कि अगर ये बाकी स्टेट्स के साथ ऐसा कर सकता है तो ये जरूरी है इस चीज को, मतलब इस चीज पर कंसर्न होना कि ये हमारे साथ भी इस पॉलिसी को अप्लाई कर सकता है। ठीक, क्योंकि ब्रिटिशर्स का तो कोई यहाँ सगा था नहीं। ठीक, और वो यहाँ पर इंडियंस को रूल करना चाह रहे थे, इंडियंस को गुलाम बनाना चाह रहे थे। फिर हमारे पास आता है दूसरा पॉइंट, यानी कि एनेक्सेशन ऑफ अवध। पहला पॉलिटिकल काज हमने क्या पढ़ा, पहला पॉलिटिकल काज हमारा क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, वाजिद अली शाह वाज द रूलर ऑफ अवध। ठीक, वाजिद अली शाह जो है वो कहाँ का रूलर था, अवध का रूलर था। Who had always been faithful to English, but Lord Dalhousie accused the ruler of Awadh of maladministration and annexed it to the British Empire. अब क्या होता है कि लॉर्ड डलहाउस के जहन में एक बात चल रही थी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की, उसने ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपैंड करना था, तो इसीलिए वो कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी ढूंढ रहा था या लागू कर रहा था जिसकी वजह से वो इन जितने भी जो यहाँ पर एरियाज हैं, ज्यादा से ज्यादा एरियाज को क्या कर सके, ब्रिटिश एम्पायर में एनेक्स कर सके। ठीक, तो उसने क्या किया अब, लेकिन यहाँ पर इसके एनेक्सेशन से क्या प्रॉब्लम बाहर आती है, क्यों ये एक काज बनता है रिवॉल्ट का। वाजिद अली शाह जो है वो अवध का रूलर था, वो हमेशा ब्रिटिशर्स को लॉयल रहा है, लेकिन फिर भी उसके लॉयल रहने के बावजूद भी जो है क्या हुआ कि लॉर्ड डलहाउस ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से अवध की नहीं चल रही है। ये बोलकर उसने उसका एरिया जो है वो हड़प लिया, उसको ब्रिटिश एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया। द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ अवध terrified the native rulers and they began to doubt English. ठीक, अब जब उन्होंने देखा कि ये डिस्पाइट के ये उनके साथ बहुत ज्यादा लॉयल था, फिर भी उन्होंने उसको, ब्रिटिशर्स ने वाजिद अली शाह को जो है वो अक्यूज किया और उसकी जो एरिया है उसको हड़प लिया, उसकी स्टेट को हड़प लिया। अब उनको ये डर लगने लगा, ये डर उनको सताने लगा कि एक दिन झूठे ग्राउंड्स पर, झूठे ग्राउंड यानी फॉल्स इल्जाम लगाकर, झूठे इल्जाम उन पर लगाकर उनकी भी प्रोविंसेस या उनके भी एरियाज या उनकी भी स्टेट्स जो हैं वो हड़प की जा सकती हैं। ठीक, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आया होगा। क्लास जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, इसीलिए हम पॉलिटिकल काजेस को के 2 पॉइंट ही डिस्कस कर पाए, बाकी पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी तरीके का भी डाउट जो है वो होता है या आप कुछ और कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो तब तक आप इसको जो है वो रिवाइज करें, बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से इस तरीके से पढ़ेंगे, स्टोरी के साथ पढ़ेंगे और बार बार जो है वो रिवाइज करेंगे ताकि आपको जो है समझ आ सके। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।